अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस लेक्चर में हम बेटा पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का कुछ पोर्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर आएगा। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की पूरी फिज़िक्स में। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर्स के बारे में। और इन तीनों टॉपिक्स के रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उनकी भी डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। एक वेक्टर को जब हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट किन सूरतों में पॉसिबल है, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसको बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि स्केलर हमारे पास दो तरह के होते हैं। जब स्केलर की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि स्केलर नंबर क्या होते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरे नंबर पर बेटा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अब देखें, हमें इन दोनों को समझने के बाद एक कंफ्यूजन भी दूर हो गई। क्या कि स्केलर नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, और स्केलर क्वांटिटी से जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। अब हमें इन दोनों में फर्क करना कदरे आसान हो गया। बेटा देख ले, सिंपल सी बात बता रहा हूं। स्केलर नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके है। यहां पर हम स्केलर नंबर को n कंसीडर करते हैं। फर्ज कर ले कोई स्केलर नंबर है n। n की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ओके है। स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दोनों में डिफरेंस याद रख लेना है बेटा। स्केलर नंबर ड्यूअल नेचर रखेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब बेटा क्या होगा जब हम वेक्टर को स्केलर नंबर से ज़रब देंगे, गौर से समझिएगा। जब भी एक वेक्टर को स्केलर नंबर से ज़रब देंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। मेरे लफ्जों पर ध्यान रखना। स्केलर नंबर को वेक्टर से ज़रब दी तो क्या रिजल्ट निकलेगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगी लाजमी, साथ डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। कब होगी, जब स्केलर नंबर नेगेटिव होगा। कब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जब स्केलर नंबर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। बात समझ रहे हैं। जब हम स्केलर नंबर से वेक्टर को ज़रब देंगे तो उसका रिजल्ट दो सूरतों में पॉसिबल है। पहला, वेक्टर की मैग्नीट्यूड ने चेंज लाजमी होना है। सिंपल सी बात है। कितनी चेंज होगी, जितनी उस स्केलर नंबर की वैल्यू होगी। स्केलर नंबर अगर n है तो n टाइम्स बढ़ जाएगी। n से मुराद 2 है तो 2 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स, 4 है तो 4 टाइम्स। ये तो बात क्लियर। उसके बाद डायरेक्शन कब चेंज होगी, रिवर्स होगी, जब स्केलर नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। यहां पर बेटा इसी को मैं राइट डाउन कर रहा हूं। वेन एवर a vector is multiplied by a scalar number, then its magnitude is increased। और स्केलर नंबर को अगर n कहें by n टाइम्स, समझ रहे हैं बात, एंड डायरेक्शन
कैन बी रिवर्स, डायरेक्शन भी रिवर्स्ड हो सकती है। क्लियर है बात? इन्हीं बातों को यहां पर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट कर लें, हमारे पास स्केलर नंबर है n जो कि +2 है, ये पॉजिटिव है। इसको मैं ज़रब देता हूं एक वेक्टर से जो कि a है। अब a को ज़रब दी मैंने n से, n क्या है बेटा? 2 है, तो a की मैग्नीट्यूड कितने गुना बढ़ जाएगी बेटा? 2 गुना। तो ये 2a बन गया, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम, क्योंकि ये स्केलर नंबर नेगेटिव नहीं है। अब अगर लेट कर लें n हमारे पास है -2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इस वेक्टर से, तो बेटा क्या होगा? इसकी मैग्नीट्यूड कितनी बढ़ जाएगी? 2 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? साथ चेंज हो जाएगी। ये बेटा पॉसिबिलिटीज हैं जब आप एक वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम आते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? मैस, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, ये तमाम स्केलर क्वांटिटीज हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से, फर्ज कर ले मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, मैस एक स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो बेटा इसका नतीजा क्या निकलेगा? गौर से समझना है। जब आप एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से ज़रब देंगे तो इनका रिजल्ट एक नई क्वांटिटी आएगी, उसकी डायरेक्शन मल्टीप्लाई होने वाली वेक्टर की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी, उसकी डायमेंशन मल्टीप्लाई होने वाले स्केलर और वेक्टर की डायमेंशन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो एक और क्वांटिटी आएगी। समझ रहे हैं? उसकी डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी? उस वेक्टर की डायरेक्शन पर, और वो कभी चेंज नहीं हो सकती। जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही उसकी डायरेक्शन होगी। इसमें तो बेटा डायरेक्शन डिपेंड कर रही थी ना मल्टीप्लाई होने वाले स्केलर पर, कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इधर स्केलर पर डायरेक्शन डिपेंड नहीं करेगी, वेक्टर पर डायरेक्शन डिपेंड करेगी। दूसरे नंबर पर उसकी जो डायमेंशन होगी वो प्रोडक्ट होगी स्केलर और वेक्टर के मल्टीप्लाई होने की डायमेंशन के। मैं यहां पर एग्जाम्पल में बात समझाता हूं। बेटा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका नाम है मैस, इसको ज़रब दी एक वेक्टर क्वांटिटी से जिसका नाम है वेलोसिटी। आपने 9th में पढ़ा था, इन दोनों का प्रोडक्ट मोमेंटम के बराबर आता है। देखिएगा, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट एक नई क्वांटिटी आया, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होगी mv के। अब याद रख लें, जब एक वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी से ज़रब खाती है तो ऐसा प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट कहलाता है। ना ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ना ये स्केलर होगा, बल्कि सिंपल प्रोडक्ट होगा। अब इन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन बनेगी। कैसे? मैस की डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन LT इनवर्स, इन दोनों की डायमेंशन किसकी डायमेंशन बनेगी बेटा? मोमेंटम की डायमेंशन बनेगी। क्लियर है? और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होगी, जो किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये बेटा एक छोटा सा पोर्शन था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। इसके साथ साथ बेटा हमने वेक्टर की एडिशन को देखा, हेड टू टेल रूल से पॉसिबल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर की सब्ट्रैक्शन देखी, इस लेक्चर में हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि वेक्टर की डिवीजन भी हो, लेकिन वेक्टर की डिवीजन पॉसिबल नहीं है डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन का एरर आता है जिसकी वजह से वेक्टर की डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये भी एमसीक्यू के लिए जहन में रख लेनी है बात। और ये बेटा जितना भी पोर्शन है ये आप लोगों का एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे बेटा यूनिट वेक्टर। इसको स्टार्ट करने से पहले यूनिट का लफ्ज़ी मतलब होता है 1,
समझ रहे हैं? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नल वेक्टर। नल का मतलब था खाली, जिसकी मैग्नीट्यूड 0, याद होगा, मुक्का बनाया था। यूनिट मैग्नीट्यूड 1, और 1 का मतलब है डायरेक्शन स्पेसिफिक है, खास डायरेक्शन में हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, डायरेक्शन स्पेसिफिक होगी, तो ऐसा वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर कहलाता है। डेफिनेशन लिखूंगा, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ स्पेसिफिक, खास, आर्बिट्रेरी नहीं है, या गिवन डायरेक्शन, और जिसकी डायरेक्शन गिवन हो, स्पेसिफिक हो, वो वाला वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड 1 रखता है तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की एप्लीकेशन क्या है, कहां इसको इस्तेमाल करेंगे? बेटा, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का ठेका यूनिट वेक्टर के पास है। यूनिट वेक्टर ने किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। यहां पर बेटा मैं लिख रहा हूं, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, it is used to represent the direction of vector। वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का ठेका यूनिट वेक्टर के पास है। अब बेटा इसका हम देखते हैं सिंबल क्या है, कि यूनिट वेक्टर को किस तरीके से डिनोट किया जाएगा बुक्स में और हैंड राइटिंग में। बेटा कोई भी वेक्टर है, फर्ज कर लें वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर लेना है तो इसके ऊपर हैट या कैप लगाना पड़ेगी। बी का लेना है तो बी के ऊपर हैट या कैप लगाना पड़ेगी। सी का लेना है तो सी के ऊपर कैप या हैट लगाना पड़ेगी। इसको पढ़ते हैं ए कैप या ए हैट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? बेटा आप जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना चाहते हैं उस वेक्टर को डिवाइड कर दें उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा। और याद रख लें, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, ये वाहिद वेक्टर है वेक्टर की पूरी नस्ल में जिसका कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी सेम क्वांटिटी, नीचे भी सेम क्वांटिटी, दोनों के यूनिट कैंसिल होकर ये यूनिट लेस निकलता है। समझ रहे? अब अगली बात, चूंकि यूनिट वेक्टर ने वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, और अगर हमारे पास वेक्टर एक्स एक्सिस में है तो उसकी डायरेक्शन के लिए हमें कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा? फर्दर सिंबॉलिकली कैसे याद रखना पड़ेगा कि ये वाला यूनिट वेक्टर वेक्टर की फलां डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब गौर से सुनिएगा, अगर वेक्टर एक्स एक्सिस में है तो उसकी डायरेक्शन आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी। वाई एक्सिस में है तो जे यूनिट वेक्टर से, जी एक्सिस में है तो के यूनिट वेक्टर से। मैं यहां पर रफली सा लिख रहा हूं, एक्स एक्सिस में वेक्टर की डायरेक्शन आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस में जे यूनिट वेक्टर, और जी एक्सिस में बेटा के यूनिट वेक्टर से वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में है तो हमेशा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस में है जे यूनिट वेक्टर, जी एक्सिस में है के यूनिट वेक्टर। इसको मैं यहां पर डायाग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करता हूं। फर्ज कर लें ये हमारे पास x, ये y और ये z, तो x एक्सिस में i यूनिट वेक्टर, y एक्सिस में j और z एक्सिस में k। किस तरीके से बेटा? x एक्सिस में i, y एक्सिस में j और z एक्सिस में k यूनिट वेक्टर यूज होगा वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्दर मोर, अगर ये वेक्टर x, y, z तीनों में नहीं है बल्कि किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है, तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए r यूनिट वेक्टर यूज होगा। समझिएगा, फॉर अ वेक्टर, अगर एक वेक्टर
आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है। अब बेटा देखें, इसको याद रखने का एक शॉर्टकट बता रहा हूं। आर्बिट्रेरी में आर आ रहा है, ये फर्ज कर ले कोई वेक्टर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन को कौन से यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे? आर यूनिट वेक्टर से। और इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर प्लेन में मौजूद है, प्लेन में वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करनी है। प्लेन आपको मैंने बताया था, दो वेक्टर्स लें और दोनों की क्या जोड़ दें आपस में? टेल्स। तो बनने वाली चीज को क्या कह देंगे बेटा? प्लेन। ये आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन में n का नाम यूज होता है, तो वेक्टर की डायरेक्शन को कौन से यूनिट वेक्टर से यूज करेंगे? n यूनिट वेक्टर से। फिर से सुन लें, x एक्सिस में i, y एक्सिस में j, z एक्सिस में k, आर्बिट्रेरी में r और प्लेन में n। ये n अपवर्ड क्यों होता है, डाउनवर्ड क्यों नहीं होता? इसको हम राइट हैंड रूल की मदद से समझेंगे वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में। क्लियर? आगे आते हैं इक्वल वेक्टर्स पर। सिंपल सी बात है बेटा, इक्वल का मतलब है बराबर। किसमें बराबर? मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन भी सेम होगी, तो ऐसे वेक्टर्स आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल कब कहलाएंगे? जब उनकी मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन भी सेम होगी, तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल, दो वेक्टर्स इक्वल कहलाएंगे इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी? सेम। और ये बात याद रख लें, ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो। मैं इसकी ना एग्जांपल समझाता हूं। एक बच्चा है, उसने 2019 में एफएससी की, 1020 मार्क्स। फिर एक बच्चे ने 2021 में एफएससी की, 1020 मार्क्स। अब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड नंबर्स की क्या आ रही हैं? सेम। डायरेक्शन भी क्या है? सेम। तो ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है ना? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किस चीज को इग्नोर करना है? रिगार्डलेस के मुताबिक ऑफ पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। आपने उनके इनिशियल पॉइंट्स को देखना है, उसके मुताबिक उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, उसके मुताबिक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखनी है। इसकी एग्जांपल बेटा यहां पर कोट कर देते हैं, गौर से समझिएगा। पैरेलल वेक्टर्स, यहां पर यूं मैं लिख लेता हूं, पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर्स। बेटा आप लोगों के एंटी टेस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है। अगर हम इस एग्जाम्पल को गौर से देखें, क्या है जी? पैरेलल वेक्टर्स लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के क्या कहलाते हैं? इक्वल। अब गौर से समझिएगा, हर पैरेलल वेक्टर, सुन लें बात को, हर इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स, इन दोनों को गौर से समझें। क्या आप यूं कह सकते हैं कि हर इक्वल वेक्टर पैरेलल होता है, या हर पैरेलल वेक्टर इक्वल होता है? ये मैं आप पर एमसीक्यू छोड़ रहा हूं। क्या हर इक्वल वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, या उनके लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होने की कंडीशन है, या क्या हर पैरेलल वेक्टर इक्वल लाजमी होता है? ये आपके लिए मैं एमसीक्यू छोड़ रहा हूं, इसका बेटा आपने आंसर देना है। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारा जो लॉन्ग टॉपिक स्टार्ट होंगे उनका बेस है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तकसीम करने का क्या मेथड है, किस तरीके से करते हैं, और उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है, ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।